हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 41 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 3 ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द यूज़ ऑफ प्लांट टू एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट द हजार्डस मटीरियल फ्रॉम द सॉइल इज टर्म्ड एज हजार्डस मटीरियल रिमूव करने के लिए अगर हम प्लांट का यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फाइटो रेमेडिएशन कहेंगे। फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है। फाइटो मतलब प्लांट। तो प्लांट का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेटेड और टू एब्जॉर्ब और एक्यूमुलेट कर रहे हैं किसको? हजार्डस मटीरियल को फ्रॉम दी सॉइल। बायोरेमेडिएशन में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बैक्टीरिया वगैरह का हम यूज़ करके क्या करते हैं? एब्जॉर्ब और एक्यूमुलेट करते हैं हजार्डस मटीरियल को। बायोडिग्रेडेशन में क्या होता है कि किसी स्टेबल फॉर्म से या टॉक्सिक फॉर्म से जो है हम मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम सिंपल और नॉन टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फॉर्म में, ठीक है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेशन। देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि किसी स्टेट का चेंज करना, ठीक है। तो जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई केमिकल ऐड ऑन कर रहे हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं किसी स्टेबल बाय प्रोडक्ट में। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इनटू अ लेस टॉक्सिक और मोर स्टेबल फॉर्म विदाउट कंप्लीट मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू बी इन ट्रॉपिक। ओवर द लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम द ट्रॉपिकल एरिया हैड अ मोर स्टेबल क्लाइमेट, never been glaciated, and therefore the local species continue to thrive and live there itself. तो दैट इज़ ऑब्वियस कि अगर हम इक्वेटर के नियर बाय हैं या फिर ट्रॉपिकल इक्वेटर के नियर बाय हैं तो क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हमारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिक रीजन में क्या होगा? सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है। अगर सनलाइट हमें डायरेक्टली मिल रही है तो बहुत अच्छे से जो है वो प्लांट जो है अपना खाना खुद बना पाएंगे, ठीक है। प्लांट अगर अच्छे से खाना अपना खुद बना पाएंगे, इवापोरेशन रेट भी बहुत अच्छा होगा। इवापोरेशन रेट अगर अच्छा होगा तो कंडेंसेशन अच्छा होगा, कंडेंसेशन अच्छा होगा तो क्या होगा? हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो जिस रीजन में हाई रेनफॉल या फिर अच्छी सनलाइट अगर मिल रही है तो क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड द मेगा बायोडाइवर्सिटी इज द रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट टेंड टू बी इन ट्रॉपिक। तो ट्रॉपिक एरिया में हमें क्या मिलते हैं? मेगा बायोडाइवर्सिटी या फिर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। रीज़न इन्होंने क्या बोला है? तो ओवर द लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम द ट्रॉपिकल एरिया हैव मोर स्टेबल क्लाइमेट। तो क्या होगा वहाँ पे? स्टेबल क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है टाइम के साथ। और ग्लेशिएटेड रीजन जो है आपके, जो आपका पोलर रीजन है, वहाँ पर सनलाइट कम जाएगा। सनलाइट अगर कम जाएगा तो हमें डाइवर्सिटी जो है आपकी कम देखने को मिलेगी। तो रेनफॉल कम हो रही है, सनलाइट कम जा रही है, तो आपकी डाइवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो है मैंने टाइप्स ऑफ बायोम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में किस किस रीजन में थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पर किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी जो है हमें मिलती है, तो ये मैंने पूरा टॉपिक कवर कर रखा है, तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? ग्रासलैंड्स में हमें देखने को मिलता है मेनली। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा? सन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री एनर्जी जो है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्रीन प्लांट्स केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया? अपना खाना बनाया। देन हर्बीवोर्स ने क्या किया? उनको कंज्यूम किया। हर्बीवोर्स ने जब उनको ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम किया या ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया, प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूम किया, तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर्स ने क्या किया? हर्बीवोर्स को कंज्यूम किया। देन सेकेंड ऑर्डर कार्निवर्स ने फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर्स को कंज्यूम किया। तो ये क्या है? आपकी ग्रेजिंग साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने, ऑटोट्रॉफ्स ने क्या करा कि उसको फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। देन हर्बीवोर्स ने उनको कंज्यूम करा। देन फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स आए। देन सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर्स ने उनको कंज्यूम किया। तो इस तरीके से हमारी क्या है? फूड चेन कंटिन्यू रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। द स्पीशीज आर
रिलेशनशिप प्रिडिक्ट, द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है वो क्या प्रिडिक्ट करता है? स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है वो क्या बताता है? हमें मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू बी सैम्पल टू इनोमरेटेड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन एसोसिएटेड इकोसिस्टम अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो स्पीशीज़ बेसिकली क्या कर रही हैं कि अगर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू बी सैम्पल टू बी इनोमरेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ अंडर द आइडल कंजर्वेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन हमने लिया और हमने अगर उन स्पीशीज़ को एक आइडल कंडीशन प्रोवाइड करा दिया या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन अगर उन्हें रखा, तो क्या होगा कि स्पीशीज़ अगर आइडल कंडीशन में है या अंडर ऑब्जर्वेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है हमें पर्टिकुलर एरिया में जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप हमें क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया साइज एंड स्पीशीज़ रिचनेस। क्या बताता है? एरिया साइज और स्पीशीज़ रिचनेस को बताता है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो वो कैसा रहता है? कनकेव अपवर्ड कर्व शेप रहता है। कि कैसा रहेगा? कनकेव अपवर्ड कर्व शेप। ठीक है। लॉग स्केल की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या रहेगा? आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जनरल रूल हमें हमेशा ये कहता है कि लार्जर द एरिया मोर द स्पीशीज़। ठीक है, लार्जर द एरिया मोर द स्पीशीज़। बट अगर अंडर कंजर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन अगर है तो अगर मिनिमम एरिया भी है आपके पास, ठीक है, मिनिमम एरिया भी अगर रिक्वायर्ड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या देखने को मिलेगी हमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ऑफ द चेंज इन इन्वायरमेंट कंडीशन स्पीशीज दैट आर नॉट अडेप्ट टू सच चेंज कंडीशन डिसअपेयर, द फिनोमिना इज कॉल्ड चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है तो स्पीशीज दैट आर नॉट अडेप्टेड टू सच चेंज, अगर स्पीशीज उस चेंज को अडेप्ट ना करें, ठीक है, या फिर उस केस में क्या हो कि उस कंडीशन में जो हमारी स्पीशीज़ हैं वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाए। अगर दो स्पीशीज़ एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेम रिसोर्सेज के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि टाइम के साथ एक स्पीशी जो है वो एडप्ट हो जाएगी और एक स्पीशी जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? नेचुरल एक्सटिंक्शन। इसको क्या कहेंगे? नेचुरल एक्सटिंक्शन कहेंगे कि पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होना स्टार्ट हुआ तो अब स्पीशीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पोलर रीजन में जैसे रेड पांडा मिलता है या फिर पोलर बियर जो मिलते हैं, अब जैसे जैसे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जो स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ एक पोलर रीजन में ही सर्वाइव कर सकती थी और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो पोलर रीजन में जो स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी? एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो क्या होगा? नेचुरल एक्सटिंक्शन होगा। दैट इज़ कॉल्ड दी नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो क्या कह रहा है? द चेंज इन इन्वायरमेंटल लोकेशन कंडीशन द स्पीशीज दैट आर नॉट अडेप्टेड टू सच चेंज कंडीशन डिसअपेयर, द फिनोमिना इज नोन एज नेचुरल एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या होगा? मास एक्सटिंक्शन ये होगा कि कोई किसी तरीके का कोई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर किसी तरीके की कोई डिजीज़ जो है वो एकदम से अगर वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में अगर आ गई, ठीक है, कोई मान लो कि पैरासिटिक अटैक हो गया या किसी तरीके की कोई फॉरेस्ट फायर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत बड़ा लॉस जो है हमें देखने को मिलेगा। एक ही स्पीशीज़ का जो है वो अगर बहुत बड़ा लॉस अगर हमें देखने को मिल रहा है एक साथ, तो दैट इज़ नोन एज मास एक्सटिंक्शन। ठीक है। स्पीशीज़ माइग्रेशन मतलब ये कि अगर एक स्पीशीज़ जो है एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में रह रही है, वहाँ पे वो इन्वायरमेंट कंडीशन उसके लिए सूटेबल नहीं है और या फिर उसको मेटिंग करना है या फिर उसको रिप्रोडक्शन सिस्टम अपना मतलब रिप्रोड्यूस करना है, तो वो एक स्पीशीज़ अपने अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट एक स्पीशी एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे दूसरी लोकेशन पे चली जाएगी। दैट इज़ नोन एज दी स्पीशीज़ माइग्रेशन। अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है दैट इज़ कॉज ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हमको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया में जैसे घड़ियाल की पॉपुलेशन देखें, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन देखें तो वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है। साथ साथ अगर डॉल्फिन की पॉपुलेशन देखें उसके लिए हमने कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है। वो जो हमारी उसकी
जो डॉल्फिन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो जो वाटर है हमारा इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं, तो वो क्या है, वाटर अगर आसपास का जो पोल्यूटेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर जो है, रिवर जो है वो पोल्यूटेड हो रही है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल कंडीशन की वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल एक्सटिंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कोस्टल मरीन ईस्चुरीज एंड बेज, eutrophication is linked to be harmful algal bloom that causing the widespread fatalities in marine organism. The phenomena is called red tide. रेड टाइड कंडीशन में आपका बेसिकली क्या होगा, पोल्यूशन जब हमें ईस्चरीज में, बे में यूट्रोफिकेशन जब हमें देखने को मिलेगा तो हम वो किसकी, दैट इज़ नोन एज रेड टाइड, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, एल्गल ब्लूम बन जाते हैं आपके, जो एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाते हैं, वाइड स्प्रेड मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या फॉर्म कर देते हैं, रेड टाइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म कर देते हैं, रेड टाइड। तो पोल्यूटेड वाटर, polluted marine estuaries base, that is related to red tide. Then question number 42 क्या कह रहा है, the biotic structure of ecosystem. तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है रेड टाइड का, जो मैंने बात की, तो डीकलरेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू दी रैपिड ग्रोथ या फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्लूम ऑफ सर्टेन एल्गी, मेनली डाइफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आपका क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आपका वो रीज़न जो है वो डिस्कलरेशन ऑफ सी वाटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए, डाइनोफ्लैजिलेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाइनोफ्लैजिलेट है। इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हमें मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन अगर और फॉस्फोरस अगर हमें मिल रहा है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिशन अगर मिल रहे हैं तो यूट्रोफिकेशन कॉज होगा। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, और एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। एल्गल ब्लूम्स अगर आपको पर्टिकुलर एक सरफेस पे, अगर पर्टिकुलर एक रीजन पे अगर वो काई जो जम जाती है, आपने देखा होगा हमेशा कि जो पॉन्ड एरियाज़ होते हैं, पॉन्ड होते हैं, लेक होती हैं, जब वहाँ पे बहुत सारा इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट अगर हो रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है वो रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड अगर होकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर रीजन में एल्गे फॉर्म हो जाएगा, काई जम जाएगी। जो वो काई है दैट इज़ नोन एज एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो वो एल्गल ब्लूम क्या करती है, लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देगी। लाइट अगर पेनिट्रेट नहीं होगी तो जो नीचे पड़ा ऑक्सीजन है, जो नीचे ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं उन तक वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, तो वाटर क्या होएगा, वाटर बॉडी क्या होएगी, वो पोल्यूट हो जाएगी। तो दैट इज़ यूट्रोफिकेशन क्या कॉज कर रहा है, वो एल्गल ब्लूम कॉज कर रहा है, ठीक है। रेड टाइड्स की वजह से क्या कॉज हो रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या बना रहे हैं, फ्लैजिलेट्स क्या बना रहे हैं, एल्गल ब्लूम बना रहे हैं, रेड कलर का ब्लूम बना रहे हैं, या फिर ब्राउन कलर का ब्लूम जो है वो फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बायोटिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बायोटिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विच इज़ रिलेटेड टू, क्या क्या आएगा आपका बायोटिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में, स्पीशीज़ आएंगी, ठीक है, स्पीशीज़ का नंबर पे डिपेंड करेगा, बायोमास कैसा होगा, लाइफ फॉर्म भी, लाइफ हिस्ट्री कैसी होगी ऑर्गेनिज्म की, और किस तरीके का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, कितनी स्पीशीज़ कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कंपोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, PQRSE, और सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, ऑल दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस। तो बायोटिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्पीशीज़ नंबर, बायोमास, लाइफ फॉर्म, लाइफ हिस्ट्री और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।